जी सर, ये बात है पिछले मंगलवार की। पिछले मंगलवार को मेरे भाई ने उस वीडियो रिलीज की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सरकार 3 या 4 घंटे के लिए जब दुकान खोलती है तो रोड पे भीड़ हो जाती है, जिसमें ज्यादा क्राउड होता है, कोरोना फैलने के ज्यादा कारण हो सकते हैं। और उन्होंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि जो हिमाचल सरकार है उसने आज नोटिफिकेशन जारी की कि हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर की दुकानें इसलिए खुलेंगी ताकि घरों के जो काम चले, जो बिल्डिंग तैयार हो रही है उसमें काम आ सके। तो उसमें भाई ने कहा कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल की दुकानें बंद रहेंगी। उसमें भाई ने लैंग्वेज यूज कर दी कि इनको ये कहते हैं कि ये मिस्त्री हैं, ये बिल्डिंग के बाप बिल्डिंगें बनाते थे, तो इनको मिस्त्री किसने बना दिया? कि इनको ये नहीं पता कि घर बिना बिजली के सामान के नहीं बन सकता, उसके बिना कैसे बिल्डिंगें तैयार हो जाएंगी। और उसमें उन्होंने लैंग्वेज यूज कर दी कि तुम मिस्त्री, जिसमें थोड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया। हाँ, तो उस वीडियो पे भाई ने अगले दिन जब बुधवार आया तो बुधवार को भाई ने बिल्कुल शालीनता से ये चीज बताई कि मैं मंगलवार को थोड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया था, जिसमें मैंने जयराम सरकार को कुछ गलत बात बोल दी थी। मैं शांति से समझाऊंगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा पूरी। उन्होंने पूरी नालागढ़ की वीडियो दिखाई जिसमें 3 घंटे करके इतना क्राउड था कि भाई कहते कि यहाँ पे कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है। लेके वो नालागढ़ थाना भी चले गए। वो नालागढ़ थाना में जाके पूरा वीडियो में आया हुआ है। उसमें उन्होंने थानादार से पूछा कि आप मेरे को बताओ कि 3 घंटे में ज्यादा कोरोना फैलेगा या 6 घंटे में? अगर तुम 6 घंटे दुकानें खोलोगे तो लोग अपने आराम से आएंगे। जब तुम 3 घंटे खोल देते हो तो लोग हड़बड़ाहट में उठते हैं कि नहीं मैं भी जाता हूँ मार्केट, मैं भी जाता हूँ, दुकानें बंद हो जाएंगी और उसके करके क्राउड ज्यादा होता है। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने जनता से भी सवाल किया और लोग भी ये कहते हैं उस वीडियो में कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि 3 घंटे में क्राउड ज्यादा होता है। अब मुद्दा ये हुआ कि जो मंगलवार को वीडियो निकाली थी उसके ऊपर किसी ने एफआईआर कर दी। थर्सडे को शाम को पुलिस उनको उठा के लेके गई, बद्दी पुलिस। उन्होंने पूछताछ की तो भाई ने बोला कि हाँ, मैंने जो गलत लैंग्वेज बोली थी उसके लिए मैं अगले दिन सॉरी भी बोल चुका हूँ और जो निकल गए शब्द वो तो वापस हो नहीं सकते। अब उन्होंने उसके लिए उनको शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया और उनकी जमानत हो गई कि गाली गलौज कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे जो बंदा फ्रस्ट्रेट है, गुस्से में आके तो बोलेगा, जिसका काम धंधा इसी से चल रहा है दुकान से ही, वो तो गाली देगा ही देगा कि तुमने दुकानें बंद कर दी, दुकानें खुल नहीं रही, बंदा दुकान का रेंट कहाँ से देगा, घर का किराया कहाँ से देगा, बच्चों का खर्चा कहाँ से चलाएगा। तो उसके लिए अगर उसने गुस्से में आके गाली दे दी तो इतनी बड़ी कौन सी बात होगी। तो कोर्ट से उनको शुक्रवार को जमानत मिल गई। अब ये बात बीजेपी के शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हुई कि इसको जमानत कैसे होगी। उन्होंने क्या किया, एक फर्जी ऐसी एफआईआर दर्ज करके किसी भाई साहब ने, अभय कुमार ने, भाई की वीडियो बुधवार वाली डाउनलोड की और शनिवार को अपनी फेसबुक पे डाल दी। अब नोट करना, जो पॉइंट नोट करने वाला है, एफआईआर में क्या लिखा गया। एक बंदा एफआईआर करता कि मैंने सुरेंद्र राणा की वीडियो अभय कुमार की आईडी पे देखी और वो जमानत के बाद फिर वीडियो डाल रहा है। जबकि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब भाई को अरेस्ट किया था तो पुलिस के पास तो फोन वीरवार से है, भाई के पास तो फोन ही नहीं था। जमानत पे छूटने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं दिया। भाई का फोन अभी पुलिस के पास है और पुलिस कहती कि शनिवार को दोबारा वीडियो डाल दी। कोर्ट ने कोई वो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और कोर्ट ने एकदम से फैसला दे दिया कि इनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में ले जाओ। इन्होंने कोर्ट की अवमानना की कि कोर्ट की बात नहीं मानी। उसके बाद फिर उन्होंने वीडियो डाल दी, जबकि वो वीडियो बुधवार की है। अब इसी वीडियो को प्रूव करने के लिए हमारे जो एडवोकेट हैं उन्होंने अभी पेपर तैयार किए हैं कि भाई मैं ये चीज बोलूंगा कि आपने जो चीज बोली ये बिल्कुल गलत है। वीडियो हमारी 19 तारीख की है, 21 तारीख से बाद तो भाई ने फेसबुक ही नहीं चलाया है। अगर आप कोई भी जो लोग सुरेंद्र राणा को जानते हो, आप उनकी आईडी देखना, तो सुरेंद्र राणा ने वीरवार से कोई कमेंट नहीं किया है, कोई फेसबुक की आईडी नहीं चलाई है, कुछ नहीं चलाया। और पुलिस अननेसेसरी से ये कह के तो उन्होंने ये चीज किया कि उन्होंने वीडियो शुक्रवार को हिरासत से जमानत पे छूटने के बाद दोबारा वीडियो डाली और उसी पे कोर्ट ने फैसला दे दिया और उनको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया। अब सरकार से कोई ये पूछे कि कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सरकार को गाली निकाली और वो जेल काट के आए हो, कोई रिकॉर्ड बता दे, कोई भी है। चलो हमें एडवोकेट नहीं है, हमें उतना नॉलेज नहीं, लेकिन इतनी की बात तो हम भी जानते हैं कि भाई गाली गलौज करने पे जब बंदा बाहर आ सकता है। और दूसरी वीडियो में तो वो सिर्फ पूछ रहा है जनता से, कहते हैं कि इसने कोरोना का उल्लंघन कर दिया। लोगों से ये बात क्यों पूछ ली कि 3 घंटे में कोरोना ज्यादा फैलेगा, ज्यादा भीड़ होगी, या 6 घंटे में ज्यादा भीड़ होगी? इस बात पे उनको क्या मिर्ची लगी, ऐसा क्या गलत पूछ लिया मेरे भाई ने। अब ये पूरा का पूरा मामला इन्होंने पॉलिटिकल छेड़ा हुआ है कि बस हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको जेल में ठूस दो, ताकि अगले बंदे भी डरें कि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठा पाए। दबा रहे हैं वो आवाज, एक्चुअली हिमाचल के लड़के की आवाज दबा रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी हमारे यहाँ पे पत्रकार भाई जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने सुना कि सुरेंद्र राणा जी के भाई रविंद्र राणा जी ने
जो आपको बताया। लेकिन मैं स्वामी जी एक बीच में काट रहा हूँ। मेरे भाई ने जब पहली वीडियो डाली थी जिसमें गाली गलौज थी, तो हमारी साइड के लोग हिमाचल के बहुत भोले होते हैं, उन्होंने कहा कि इसने गलत बोल दिया, कि गलत लैंग्वेज यूज कर दी, उसके खिलाफ थे। लेकिन अब जब भाई को दूसरी वीडियो पे अरेस्ट किया, उसके साथ इतने लोग खड़े हो गए हैं, वो कहते हैं कि अगर ये चीज नहीं करते हैं तो साला हम गाड़ियां भर के जाएंगे वहां पे, उनके खिलाफ आंदोलन कर देंगे वहां पे, फिर देखते हैं कि कौन क्या कहता है कि लोग रोड पे आ गए। तो अब भाई के साथ भाई खड़ा हो गया है, लेकिन इस टाइम भाई को वो बात नहीं पता चल रही है कि मेरे साथ कौन खड़ गया है, वो जेल में है, वो कैसे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हमें किसी को कुछ नहीं पता। मेरा पूछना ये है रविंदर जी, हाँ जी, मेरा सवाल ये है रविंदर जी, बहुत लोग तो गाली गलौज तो करते हैं क्योंकि सबका पेट का प्रॉब्लम है ये लॉकडाउन से, राइट, सारी जगह होता है। इसमें आपका भाई का क्या इतना महत्व है? आपका कोई पॉलिटिकल इनमिटी है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, या क्या है आपका प्रॉब्लम? क्या है, आप कौन सा पार्टी से लगा हुआ है? मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये जो किए ठीक है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मगर इसका पूरा कहानी क्या है? आप कोई और पार्टी के हैं इसलिए आपका ऊपर ये किया जाता है? क्योंकि मैं तो देखता हूं बहुत लोग बोलते हैं किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन इनको ये लगा कि इसके साथ सपोर्ट में लोग खड़े हैं। जी दलीपन जी, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, उससे पहले जो मैंने प्रेस विज्ञप्ति बनाई हुई है, मैंने ऑलरेडी आपको भी भेजी हुई है, ये कोई इसकी कॉपी है, आपको भी भेजी हुई है। हाँ जी, हमारे साथ जितने भी पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सबको मैं ये जो केस है इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। मतलब जो मैंने प्रेस विज्ञप्ति भेजी हुई है उसमें मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रशासन हिंदूवादी गोरक्षों पर कर रही है अत्याचार, इसमें एक तो ये लड़का है, एक तो ये गोरक्षक है, एक तो ये ले जाता कि ये लड़का गोरक्षक है, और ये है कि मतलब ये लड़का जो क्या कहते हो समाज सेवी है, तीसरा ये पतंजलि से जुड़ा हुआ है, चौथा ये मोदी भक्त भी है। ये 4 कारण है इसको प्रताड़ित करने के, और सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हिंदू है। इसी के ऊपर मैंने ये प्रेस विज्ञप्ति दी हुई है, और ये हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुओं की बात करता है, इसलिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय संत परिषद से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का प्रभारी हूँ। हमारे गुरु जय सिंहानंद सरस्वती महाराज श्री शक्ति दान दाता के महंत हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीय संत परिषद के संयोजक है। और हम मतलब सनातन धर्म के लिए और सनातन वैदिक राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अब ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब जो हमारे भाई राणा है, सुरेंद्र राणा ने 18 मई दिन मंगलवार को एक वीडियो रिलीज की थी अपनी दुकान बद्दी से बैठ के। बद्दी मार्केट, बद्दी एक गांव का मतलब हिमाचल का हुआ है, वहां से एक वीडियो रिलीज की ने सरकार से कुछ सवाल किए थे, आक्रोश में आके उसने कुछ मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन उसने नालागढ़ में जाके मार्केट में एक वीडियो और बनाई, और वो है 19 मई दिन बुधवार को उसने वीडियो बनाई, और उसमें उसने ये स्वीकार किया कि कल मैंने आक्रोश में आके कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, मैं उसके लिए मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ, आज मेरा दिमाग संतुलित है इसलिए। लेकिन मेरे सवाल वहीं पे खड़े हैं, जो छोटे दुकानदार है वो कहाँ पे जाए? इसी सवाल पे उसने जो वीडियो बनाया, इसी सवाल पे उसने जो हमारा प्रशासन है और सत्ताधारी हैं, उन्होंने उसको वीरवार को रात को मतलब 20 तारीख को गिरफ्तार कर लिया, को गिरफ्तार करके, और 21 को उसकी जमानत होगी। उसके वकील ने उसकी जमानत करा दी। जो भी उसने 2 बनाए थे उसके लिए उसकी गिरफ्तारी भी होगी, उसकी जमानत मिल गई। वही बात इन सत्ताधारियों को और इस पुलिस प्रशासन को बहुत बुरी लगी, इसलिए भी क्या है। लेकिन उसके बाद रविवार को 23 तारीख दिन रविवार को उसके खिलाफ एक मामला और, जो कि उसमें जो उसका जो फोन था, उसका फोन बद्दी पुलिस थाने में है, अभी भी वहीं पे है। उसका फोन बद्दी पुलिस थाने ने ले लिया, एक अलग आईडी से उसका वही पुराना वीडियो लोड करके अपलोड करके वो चलाने के बाद उस पे एक मुकदमा दर्ज करके उसको रविवार को और उसकी पत्नी को भी उठा लिया। उसकी पत्नी को भी उठा के पुलिस नालागढ़ पुलिस ले गई, और नालागढ़ पुलिस प्रशासन उसको लेके
ले जाके वहां पे उसका मेडिकल करवाया, जो भी कोरोना टेस्ट कराते हैं, और उसके बाद उसको उसी दिन रविवार के दिन इमरजेंसी कोर्ट में जाके ले जाके उसको 14 दिन के रिमांड में भेज दिया। मुझे इसमें ये शर्म समझ नहीं आती कि ये जो हमारे सत्ताधारी हैं, क्या ये जो हमारे प्रशासन के जो जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, कानून की रक्षा करने वाले हैं, ऐसा कौन सा उसने गुनाह कर दिया था, ऐसा कौन सा उसने अपराध कर दिया था कि उसको 14 दिन का रिमांड दे दिया, जब मतलब उसको प्रशासन बीजेपी तथा प्रशासन द्वारा उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मतलब ये आरोप मैं लगा रहा हूं अपनी तरफ से कि प्रशासन, बीजेपी सत्ताधारी और प्रशासन उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। जब एक अपराध पे 2 बार एफआईआर कैसे हो सकती है? जब एक अपराध पे उसकी एफआईआर हुई और उसके बाद उसको जमानत भी मिल गई, और दूसरी एफआईआर कैसे होगी और उसी अपराध पे उसको 14 दिन का रिमांड कैसे मिल गया? यहाँ के उसको जमानत मिलनी चाहिए थी। सुंदर राणा एक गौ भक्त है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, इसलिए उसको मतलब ये प्रताड़ना मिल रही है। लेकिन हम सबको एक बात सोचने की है कि ये जो उसको रिमांड पे भेजा गया, क्या ये न्याय संगत है? परंतु जो प्रशासन और मुख्यमंत्री और प्रशासन का अहंकार बीच में घुसा हुआ है, इस अहंकार के कारण वो एक समाज सेवी को और एक गौ रक्षक को प्रताड़ित कर रही है। एक आम और गरीब हिंदू को, जो एक मोबाइल की छोटी सी शॉप चलाता है, मोबाइल की छोटी सी शॉप के साथ, दुकान के साथ वो अपना सामाजिक कार्य भी करता है, लेकिन पता नहीं इन सत्ताधारियों के दिमाग को क्या हो गया है कि अपने ही वोटरों को, अपने ही लोगों को के ऊपर झूठे मुकदमे कर और उनको जेलों में ठूस। और अगर उसने कोविड-19 का उल्लंघन किया है, जब लोगों की भावना को मतलब लोगों को भड़काया है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, प्रशासन को और सत्ताधारियों को। उन्ना में करीब 15 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यापार मंडल के जो वरिष्ठ अधिकारी, पूरे स्टेट के जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष थे, उनके द्वारा उन्ना में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार तक हमारी सरकार, मतलब सरकार को सीधा चैलेंज किया कि अगर सरकार मंगलवार तक सभी दुकानें खोलने का अधिकार नहीं देती तो सभी हम दुकानें बुधवार को खोलेंगे। सभी दुकानदार बुधवार को दुकानें खोलेंगे और उसके बाद अगर कोई भी एसडीएम या कोई भी प्रशासन अधिकारी आगे चालान काटेगा तो हम लोग सभी अपने बाल बच्चे लेके सड़कों पे आ जाएंगे। क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं था? उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के हो सकता है, क्योंकि मेरी अभी तक बात नहीं हुई सुरेंद्र राणा से, लेकिन मुझे लगता है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के ये बच्चा भड़का है और इस बच्चे ने जो बात कही है उस बात में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। उसने भी यही कहा कि मैं भी अपनी दुकान खोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हमारा व्यापार मंडल बड़ा है, लेकिन वो ये बात भूल गया कि ये जो पदाधिकारी हैं ये केवल नेताओं की कठपुतली है। और कैसे बुधवार का समय था, मंगलवार को एक प्रेस रिलीज और कर दी, बुधवार को वो आई कि भाई अब कोई दुकानें नहीं खुलेगी। अरे कैसे हैं? तो क्या उस भड़काया? क्या मौलाना साहब ने कोरोना कोविड क्या उसने नहीं भड़का? पिछले साल तबलीगात के कितने लोग में, नालागढ़ में, उन्ना में कितने पकड़े गए? उनके ऊपर कौन सा राष्ट्रद्रोह या कौन सा मुकदमा लगाया इन्होंने, ये भी इनको बताने, क्योंकि सत्ता तब भी यही थी, तब सब कुछ यही था। लेकिन इनका कार्यफल यह है कि सत्ता के नशे में चूर होके बैठे हुए हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित करें, जो कि एक संत होने के नाते, हिमाचल निवासी होने के नाते मैं ये सहन नहीं करूंगा। और इसके लिए जैसे ही लॉकडाउन, अभी तो जो हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं कर रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा पूरे हिमाचल में हर एक जिले में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जगह जगह जाके इस बात का जवाब हम अपने हिंदुओं से मांगेंगे। ये एक बताया गया है कि यति नरसिंह जी जो हैं, सरस्वती जी जो हैं, वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा सारे जगह ये करके, ये इसका मकसद है क्या? मैं आपको तो पता है, मैं तो कोई नया चीज तो नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा जी बिल्कुल। ये क्या आपके चेहरे के साथ मिलके आपका कोई षड्यंत्र है या इसलिए उनको ये किया गया? क्या है इसका, क्या है अंदर? देखिए दीपन जी, आपको ये पता है कि गुरुजी योगी जी के अभिन्न मित्र हैं,
जोगी जी को लाने वाले जो जो कुछ लोग हैं ना, चंद लोग, उनमें से गुरु जी का नंबर टॉप पे है। और मोदी जी को लाने वाले हमारे दादा गुरु जी बी एस शर्मा प्रेम जी, जिनकी पिछले साल जिनका शरीर पूरा हुआ, वो टॉप के हैं मोदी जी को लाने वाले। और हमारे दादा गुरु जी ब्रह्मदास जी, स्वामी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज, वो भी अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मलीन हो गए हैं। लेकिन ये लोग हैं जो मोदी जी को और योगी जी को और बीजेपी को पूरे भारत में लाए हैं, पूरे विश्व में लाए हैं। लेकिन जब जब योगी जी वहां पे रोए थे, संसद भवन में रोए थे, सबने देखा। लेकिन उनके लिए विरोध करने के लिए हमारे गुरुजी खड़े हुए थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले। जब ये कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है, ये हिंदू आधार संहिता एक बिल ला रही थी कि कोई भी अगर अपराध होगा तो हिंदू दोषी होगा, तो सबसे पहला विरोध करने वाले अपने साथ 5 लोग लेके सोनिया गांधी के घर पे जाके अपना आत्मदाह करने की कोशिश करने वाले हमारे गुरुजी हैं। जब योगी जी को जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था गाजियाबाद में, योगी जी वहां पे आए, लोगों ने उनको धक्के मारे, तो जब भी जितने भी बीजेपी के लोग थे सब वहां से भाग गए थे। तो योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाले हमारे गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज हैं। 17 मुकदमे उस समय उन पे लगे थे जब योगी जी का साथ दिया था। 137 के करीब मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, कितने फतवे चल रहे हैं। और ये जो बच्चा है ना सुरेंद्र राणा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके साथ मेरा संपर्क मात्र इतना है कि वो एक गौ सेवक है, ना वो हमारा कार्यकर्ता है, ना वो मतलब हमारे संगठन का है। बस मुझे ये था कि वो हमारा एक गौ सेवक है। और कई साल के बाद मैं दोबारा उसके लिंक में आया हूँ, क्योंकि मैं तो चला गया था गाजियाबाद। लेकिन जब उसकी मैंने खबर सुनी तब आके अब दिलीपन जी एक बात का मुझे जवाब चाहिए कि अगर हम पे कुछ हो रहा है, हम पे कोई अत्याचार हो रहा है, तो क्या हम कांग्रेस से पूछें जिसको खत्म किया हमने? क्या हम सपा से पूछें? क्या हम मायावती से पूछें? या हम ममता से पूछें? हम पे अत्याचार हो रहा है, हम पे अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमारा सवाल हमारे नेताओं से होगा। और जब हम अपने नेताओं से सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बीजेपी से विरोध में है। बिल्कुल, मतलब आप ये दूसरा इसका संबंध ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो घटना गलत ही है। मगर मेरा ये पूछना है रविंदर भाई से कि आपका शॉप बंद किया करने के लिए लॉकडाउन में बोला जाता है, राइट? सारे दुकान बंद, क्या इधर गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलती है आपको कि क्या होता है? ना, कुछ नहीं मिलता सर। इसी को तो भाई ने ये बोला, मुद्दा ये उठाया कि तुम छोटे दुकानदारों की दुकान बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पैसा तो दो। सरकारी बंदों को तो पैसा आता है, उनको तो सैलरी आती है, हम खर्चा कहाँ से चलाएं? ठीक है, तुम बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पिछले साल 2 महीने रहा, हर बंदे ने समर्थन किया सरकार का। लेकिन अब तुम हर चीज पे तुम बंद कर दोगे और उनको कुछ दोगे भी नहीं, तो बंदा कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाएगा? और एक जैसे स्वामी जी भी कह रहे थे कि वो किसी को सपोर्ट, मतलब हमें भी नहीं सपोर्ट करते, दूसरों को भी नहीं। मैं उनको बता दूं कि भाई ने गौ के लिए इतना कुछ लिखा, मतलब अपने पेज पे, कि गाय को बचाने के लिए तुम गाय के उत्पाद बनाओ, गौमूत्र हो गया, गाय के गोबर का धूप बनाओ, हर चीज बताई उन्होंने। हर चीज उन्होंने फेसबुक पर डाली, पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली लगे रहे। जयराम सरकार को से उनको इतनी उम्मीद थी कि ये हिंदुओं की सरकार है और ये कुछ करेगी। मोदी और योगी से आज भी उनको इतना लगाव है, वो कभी उनको कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे तपस्वी मैंने देखे ही नहीं, खुल के बोलते हैं। वो जो बंदा गलत करेगा उसका विरोध करते हैं वो। और इस विरोध करने वाले बंदे की अगर आवाज दबाई जा रही है तो इनको पता है कि ये बंदा सुनता नहीं है किसी की, जहां गलत होगा बोलेगा और वो टोकता है। किसी बंदे से वो बहस पड़ता है कि भाई मैं इस चीज में नहीं सपोर्ट करूंगा, तो मैं तो नहीं करूंगा, जहां गलत है वहां गलत हो। आप सिर्फ ये बताइए, आप दुकानदार हैं, आपको गवर्नमेंट से क्या मदद मिलती है? आपका भोजन के लिए तो पैसा आना चाहिए ना? आप भोजन के लिए क्या करेंगे? लॉकडाउन के लिए बंद किया, ये बोलिए मुझे। इसी करके तो सर गुस्से में आके भड़ास में उसने ये चीज बोली कि मैं कहां से खर्चा चलाऊं अपने, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चों को फ्रूट खिलाऊं, बच्चों को कुछ दूध पिलाऊं, कहां से लाऊं? मेरे पास पैसा ही नहीं है। सरकार या मदद कर दे हमारी, हम घर बैठ जाएंगे। कुछ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से, किसी छोटे बिजनेसमैन को कुछ नहीं मिल रहा। पिसा जा रहा है जो छोटा बिजनेसमैन है। बड़े बिजनेसमैन को तो अंबानी अडानी को तो क्या होगा? हमारे इंडिया में कुछ नहीं होगा। फैक्ट्रियां खुली हैं, उन्होंने यही बात बोली कि फैक्ट्रियां खुली हैं। जो फैक्ट्री में लोग जाते हैं, जो फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, वो वापस घर आते हैं, तो क्या वो कोरोना फैक्ट्री में छोड़ के आते हैं?
उन्होंने ऐसी ऐसी बातें पूछी हैं, अगर आप सुनोगे वीडियो तो उनका जवाब नहीं है उनके पास, कि जो फैक्ट्री में जा रहा है बंदा, फैक्ट्रियां तो सारी खुली हैं बद्दी में, फैक्ट्री में लोग जाते हैं तो बाकी आपका व्यापारी एसोसिएशन है, उनका क्या कहना है इस मामले में? सर ये सब मेरी व्यापार मेरी एसोसिएशन सब ऐसे ही है। मेरी मेरी बात हुई है दिलीपन जी, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं एस.के. शर्मा जी, हिमाचल के अध्यक्ष हैं, ठीक है। लेकिन समस्या इसी बात की है कि जितने भी अध्यक्ष या जितने भी मंडल या जितने भी संगठन बने हुए हैं, उनके जितने भी नेता हैं, वो इन राजनीतिज्ञों के कठपुतली बने हुए हैं हाथों की। मैंने एसपी से बात करी, एसपी नालागढ़ से बात करी, मैंने थानेदार से बात करी, मैंने व्यापार मंडल से बात करी। जब ये केस चल रहा था रविवार को मैंने सबसे बात करी और सबको बोला कि इस मैटर में उस लड़के की मदद करो। लेकिन सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि हमें ऊपर से प्रेशर है, और उसने मतलब मुख्यमंत्री को गाली दी हुई है। मगर मैंने कहा कि मुख्यमंत्री को अगर गाली दी हुई है तो उसके लिए उसकी जमानत होगी, आगे केस चलेगा, कोई बात नहीं। मगर मोदी जी को तो लोग सारे दिन गाली देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। मोदी जी को गाली देते हैं यहाँ पे मतलब उसके लिए कुछ नहीं होगा ना, उसके लिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मतलब आपको पता है कि पिछले साल तबलीग की जमात ने कितना कोरोना फैलाया, कोरोना लेके आने वाली तबलीग की जमात है, और उसके लोग हिमाचल में जगह जगह पे पकड़े गए, जो वहां पे इज्तिमा में जाके आए थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक मौलाना साहब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक इतने अभी अभी यहाँ पे इतने प्रवासी मतलब 75,000 रोहिंग्ये आज से 2018 में 3 साल पहले 75,000 रोहिंग्ये शिमला में बसे हुए हैं। 1.5 लाख से ऊपर बांग्लादेशी शिमला में बसे हुए हैं, जिसका मैंने लिखित मेल मतलब लिखित डीजीपी को, हमारे जो राज्यपाल जी हैं हिमाचल के उनको, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको लिखित में दिया हुआ था। और यहाँ पे प्रवासी भारतीय जितने भी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं सारे ही बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं, किसी का भी पंजीकरण नहीं हुआ है। और ये चीजें मैंने लिख लिख के बार बार उनको दी है, बार बार उनके पीछे जा जाके दी है। और जब यहाँ पे कोई घटना हो जाती है तब वो बोलते हैं उसका कोई पता नहीं है, उसका ये नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे इतना ड्रग्स माफिया चल रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। एक व्यक्ति ने एक छोटा सा सवाल अपनी सरकार से कर लिया जिसको उसने चुना था, और इनका ईगो इतना जाग गया कि उसने उसको उठा के 14 दिन की न्यायिक रिमांड पे दे दिया, जेल में जा। जहां पे आज के समय में कोरोना कोविड के समय में जो छोटे मोटे जो है ना जेल में है, छोटे मोटे केसों में जेल में फंसे हुए हैं, उन सबको छोड़ दिया कहीं बीमारी ना फैल जाए। और एक व्यक्ति को उठा के 14 दिन के लिए रविवार के दिन ही कोर्ट ने उसको वहां पे रिमांड में भेज दिया। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय संगत है? मगर बात तो ये है कि अगर लॉकडाउन कोई गवर्नमेंट करता है तो उसको बंदोबस्त करना ही है लोगों को, कोई ये नहीं है। अगर वो उसके हिसाब से लॉकडाउन नहीं किए तो ये तो गलत है, राइट? लोग हर रोज का कमाने वाले किधर जाएंगे भोजन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों के, वो अपने लोगों की व्यवस्था बनाए, फिर लॉकडाउन लगाए। बिल्कुल, लॉकडाउन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन से किसी, उसने केवल सवाल किया कि 8 से 11, उसका सवाल मैं आपको उसका सवाल बताता हूँ। हिमाचल सरकार ने क्या किया हुआ है कि 8 से 11 बजे तक का दुकानें खोलने का वो दिया हुआ है समय, 8 से 11 तक आप दुकान खोल सकते हैं। मतलब वो भी कुछ चुनिंदा दुकानें, हलवाई की, स्वीट्स की, मतलब और वेजिटेबल की, और कुछ चुनिंदा दुकानें, और मेडिकल शॉप आप पूरा दिन खोल सकते हैं। तो उसने ये सवाल किया कि 8 से 11 जो 3 घंटे आपने दिए हुए हैं उसमें भीड़ ज्यादा होगी, जहां आप इसको 10 से 5 कर दोगे उसमें भीड़ ज्यादा होगी। अगर आपको लॉकडाउन लगाना ही है तो लॉकडाउन पूरी तरह लगा दो, आप तो उल्टा बीमारी को फैला रहे हो। 8 से जो भी व्यक्ति होगा वो उठेगा 8 से 11 दुकानें खुलेगी, चलो मार्केट जाके आते हैं, तो उससे भीड़ ज्यादा होगी। और उसने वो वीडियो बना के दिखाया, देखो भीड़ कैसी है, उसने भीड़ भी दिखाई वो कि इससे कोरोना फैलेगा कि कम होगा। उसने एक सवाल किया जो आज सभी रिपोर्टर मतलब वीडियो बना के कोई लाशें दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई ऑक्सीजन की कमी दिखा रहा है, क्या ये तो तब तो ये भी मतलब लॉकडाउन का वो है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये भी चीजें नहीं दिखा सकते। वीडियो अपने बाल बच्चे जब भूखे बैठे हैं, लोग बात करेंगे ही, ऐसा थोड़ी मुंह बंद करके बैठेंगे, राइट? ये तो ये है।
जी जी जी। तो जैसा 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 आपने हमारे हिमाचल में बताया था कि जो आपका व्यू, आप जैसे आए कुछ दिन के लिए और आपने हमारे हिमाचल का जो व्यू बताया था कि हमारा हिमाचल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल है सभी, और सभी मतलब भोले भाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वो भोले भालों क्या करें, कहाँ जाएं, जिनको हमने चुना, जिनके लिए हमने मतलब अपना खून पसीना बहाया, हमारे गुरुजी ने खून बहाया है, तब जाके मोदी सरकार बनी है, ठीक है। लेकिन आज हम ही को मोदी विरोधी बोलते हैं, कारण हमने उनको ये बोल दिया कि भाई आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो। केवल एक जनसंख्या नियंत्रण कानून के सिवा हमारे गुरुजी ने आज तक मोदी सरकार से कुछ नहीं मांगा, जो कि वादा भी किया हुआ था। जो आरएसएस के मोहन भागवत है, उसने वादा भी किया था, उसने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार आएगी सबसे पहला काम हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। लेकिन आज हमें बीजेपी विरोधी बताया जाता है। अगर हम अपने सुरेंद्र भाई के लिए, अपने हिंदू भाई के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमें बीजेपी विरोधी बता दिया जाता है। तो हम जाए तो जाए कहां? क्या हम कांग्रेसियों को रोएं या हम ममता बनर्जी को रोएं, जिनको हमने वोट नहीं, जिनको हमने हराया है? जी हर महादेव जी, मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ सुरेंद्र जी की तरह कि जो गवर्नमेंट है, मेरा नाम आचार्य पृथ्वीराज है, वाला हूं, और प्रश्न यह है कि जनता का अधिकार सिर्फ वोट देने तक ही सीमित है क्या? एक प्रश्न यह है। और ये जो पेंडेमिक आया है, जो महामारी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये तो इसका, ये महामारी है, इसका निर्णय कौन लेगा? और इस लॉकडाउन में जो पिछले 1 वर्ष से लोगों को फंसाया गया है, इसका वास्तविक में निर्णय कौन लेगा? सिर्फ क्या सत्ता जो है, सरकारें जो हैं, जो अधिकारी हैं, वो सारे निर्णय लेके बैठ जाएंगे कि ये महामारी है, वो निर्णय लेके बैठ जाएंगे कि हमको ऐसा करना चाहिए? सामाजिक दायित्व उनका कुछ नहीं है कि समाज से एक राय लेना चाहिए, लोगों को बैठाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। आज तक इस पर कोई भी काम हो पाया है क्या? बैठा करके, समाज के लोगों को बैठा करके और उनके हित में कोई भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं क्या? कुछ भी बात समाज की तरफ से आया है? तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और सिर्फ जो तानाशाही व्यवस्था है उसी का निर्माण हो रहा है, उसी का चल रहा है, उसे मानना पड़ेगा। तो कोई भी देश होता है, समाज से बड़ा न शासन होता है, न सत्ता होता है, और कुछ नहीं होता है। समाज से बड़ा धर्म होता है। न धर्म गुरुओं को शामिल किया गया, न सामाजिक लोगों को शामिल किया गया, न ही पुराने जो आर्मी के चीफ हैं, ऑफिसर हैं, न उनको शामिल किया गया, कोई भी समाजविद को नहीं शामिल किया गया कि वास्तव में ये पेंडेमिक है और इससे जो लोग मार रहे हैं, इससे भी लोग जो मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदुओं का इसमें कत्लेआम हो रहा है। बिल्कुल। इस्लामिक मूवमेंट के लोग और जो क्रिश्चियन मूवमेंट के लोग हैं, वो लोग अपने लोगों को बचाए हुए हैं। हो रहा है वो हिंदुओं का हो रहा है। यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर इस पर कोई जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए, इस पे तो मतलब सबके सामने ही है, ये बात तो सबके सामने ही है कि आज तक कोई भी उन्होंने ऐसी कमेटी गठित नहीं करी है कि जिसके लिए वो मतलब ये जो आप बातें रख रहे हो उसके लिए कोई मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट बन सके। इसके लिए तो कुछ भी नहीं है। और इस सवाल का जवाब तो हमारी सरकार है क्या, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये सवाल हमें खुद ही, इनका हल खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही इसके लिए मंथन करना पड़ेगा कि ये क्या महामारी है, या ये महामारी है, या ये केवल दिखावा है, या केवल हिंदुओं को खत्म करने की एक साजिश है। हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हुए हैं लुधियाना से। मैं चाहूंगा अश्विनी जी भी अपने विचार रखें। ये न्यूज रिपोर्टर भी है पंजाब। हर महादेव। अश्विनी पहले अपना परिचय दे दें और फिर अपने कोई सवाल है या कोई मतलब बात रखनी तो वो रखें। जी हर महादेव। मैं अश्विनी हिंदू, मुख्य सेवादार, सनातन धर्म रक्षा मंच और ब्यूरो चीफ सनातन समाचार। जो मुख्य यहाँ पे विषय था, एक भाई के ऊपर 2 बार एफआईआर हो गई एक ही जुर्म पे। तो उसमें ये कोई, मुझे लगता है, नई बात नहीं है, अनहोनी नहीं है, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो व्यक्ति पहरावे से शुद्ध हिंदू है, वो तिलकधारी है, उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, और अभी बताया गया है कि वो गौ रक्षक भी है। गौ रक्षक होना अपने आप में आज का एक अपराध है, और फिर वो हिंदू है, और रुद्राक्ष की माला पहनी है, और उसने तिलक धारण किया हुआ है। तो इतना ही काफी है उसके ऊपर अत्याचार होने के लिए।
पार्टी सरकार कोई भी हो, उससे मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अभी जो जी, जी। बताया यति महाराज जी ने कि पैंडेमिक है, कैदियों को छोड़ा जा रहा है, परंतु फिर भी उसको कोरोना है, उसको जेल में 14 दिन के लिए भेज दिया गया। तो फिर इसमें भी वही कारण है, क्योंकि वो हिंदू है। इसलिए बिल्कुल। भाई हिंदू के भाग्य में यही लिखा है, हिंदू तेरी यही कहानी, लाठी गोली गाली खानी। तो उसको बिल्कुल। कोरोना हो जाए इसलिए उसको जेल भेज दिया गया। और एक कोरोना के लिए जेल में है यति आदरणीय नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे जी। प्रेरणा के स्रोत हैं, जो जी। तारीफ क्या करते हैं अक्सर श्री आसाराम जी बापू जी की। जी, जी। आप लोग देखिए 86 साल का वृद्ध बुजुर्ग संत, केवल आरोप लगा, अदालत में कोई प्रमाण आज तक साबित नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप कोई भी आरटीआई लगा के पता कर सकते हैं। जी, और जी। फिर कोरोना चल पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया कि जितने भी लोग हैं 60 साल से ऊपर उन्हें पैरोल दो, जमानत दो। जी, जी। और सभी अपराधी जितने भी हैं लगभग प्रयास करके उनको रिहा कर रहे हैं, जमानत दे रहे हैं। परंतु जी, जी। क्योंकि आसाराम बापू जी ने धर्म परिवर्तन रोका, उन्होंने कटती गायों को खरीद के, जो बूचड़ थे कसाई से खरीद के गौशाला बनाई, धर्म परिवर्तन रोका, क्योंकि वो हिंदू हैं, हिंदुत्व की आवाज उठाते हैं। जब गुजरात में बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, तब इन्हीं बापू जी ने मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया। सन 14 में उनका आदेश आया उनके शिष्यों के लिए कि बीजेपी को वोट डालनी है, तो उनके सभी शिष्यों ने बीजेपी को वोट भी डाली, परंतु फिर भी क्योंकि वो हिंदू हैं। और आज का ये जो बच्चा अपना निर्दोष जेल में है, ये भी हिंदू है, चीज सेम है, कंडीशन सेम है, कोरोना में जेल भेज दिया गया। भाई ये तो होना ही था और हो रहा है, इसका केवल और केवल एक ही निवारण है, हिंदू अब अपने लिए, अपने धर्म के लिए लड़ना सीखे। जब तक हम हिंदू अपने लिए, अपने धर्म के लिए लड़ना आरंभ नहीं करेंगे, जैसे मुसलमान लड़ते हैं, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो कुछ भी हमारे हित में होने वाला नहीं है, कुछ भी अनुकूल होने वाला नहीं है। और बाकी रही कानून की बात कि 2 बार एफआईआर हो गई, अगर ये भाई चाहे उसके पुनिशमेंट मिलेगी जो दोषी अधिकारियों नहीं, को। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हम लोग जी। हाई कोर्ट में ये रिट डालेंगे। हम सब जी। जितने भी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए, जितने भी उसका साथ देना चाहते हैं, सभी साथ में जुड़ के, क्योंकि वो उसके बाद इतना वो तो नहीं है, आर्थिक इतनी सहायता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सब जुड़ के जितना भी जिससे बन पड़ेगा, हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और इस सत्ताधारियों को और इन प्रशासन वालों को सही कानून बताएंगे कि सही कानून क्या है। बहुत बढ़िया। अब इस बारे में क्योंकि मेरे बेटे साहब जानते हैं, जो शिमला में जी। हाई कोर्ट में जो अपना हिंदूवादी कोई वकील होगा या जो हमारा बहुत कम पैसा लेगा उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे। और जो भी आप नहीं, हमारा हम जी। अश्विनी जी जी। हम किसी भी हिंदूवादी पे यकीन नहीं करते, क्योंकि हिंदूवादी सारे के सारे नेता के वो है, ठीक है। हम सही लोग बात है, पैसा सही देंगे, बात है। हम लोग पैसा देंगे, हम लोग को अच्छे से अच्छा वकील करेंगे, अच्छे से अच्छा साधु वकील साहब। करके हम लोग हाई कोर्ट पे रिट डालेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट ही साधु। नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो तो आपको पता ही ठीक है, है। दिल्ली में सारे ठीक हमारे है। लोग बैठे हुए हैं। ये तो हम एक जी, डालेंगे जी। केवल रिट, लेकिन उससे आगे हम उनको दिल्ली तक लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, ठीक है। बस अभी ठीक है, अभी आज जी अभी मैं एक बात बताता हूँ। एक साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले, एक गौरक्षक जिसने गौशाला खोली हुई थी, स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज, ब्रह्मदास टेरस के हैं, कांगड़ा के, ठीक है जी। कांगड़ा के। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसे ही बात कर ली, ऐसे सवाल कर लिया, तो उसको उसकी गौ में उसके गौशाला में जितनी भी गौएं थी, वो सारी की सारी गौएं वहां से मार के भगा दी, पता नहीं मार दी, कार दी, किनको बेच दी, क्या किया, और उनको भी वहां से मार के भगा दिया।
अब उसने 25 करोड़ का मानहानि का दावा किया हुआ है और वो केस जीत गया है। ज्योति जी, अब ये सत्ता के जो है, जो जितने भी डीसी है, वो जितने भी बाकी लोग हैं, वो सारे उसको कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहे हैं। तो उसने बोला भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अब, ठीक है, और हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने भी नहीं देंगे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करेगा तो जो हमारी मेहनत है, जो हमने आवाज उठाई है, तो वो तो बेस्ट चली जाएगी। लेकिन आज वो सरकार, मतलब जो हमारी हिमाचल की सरकार है, आज भी वो शर्मसार हो रही है। अब उसने दूसरा केस और कर दिया गौ भक्त के साथ। तो गौ भक्त ही मोदी को लेके आए हैं। अब गौ भक्त ही इनको सही से इनका हाल चाल पूछेंगे और इनको सही से बताएंगे कि देश क्या होता है, धर्म क्या होता है और देश के लोग क्या होते हैं। स्वामी जी, इसका और गो का क्या संबंध है? ये एक व्यापारी ने बात किया लॉकडाउन के बारे में और उनका बोलना सही था, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ। जो भी है, जिस पार्टी का भी है, जो भी है, उनका कहना सही था, अगर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसका और गोरक्षक का क्या संबंध है? इसका गोरक्षक का ये संबंध है कि वो एक गोरक्षक भी है। अगर वो गोरक्षक नहीं होता तो हो सकता है कि उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदूवाद की बात करता है, हिंदुओं की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है। इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। केवल ये मुद्दा मुख्यमंत्री से सवाल करने का नहीं है। मुद्दा ये भी है कि वो लड़का करता क्या है। केवल वो एक मोबाइल शॉप नहीं चलाता, वो गौओं के ट्रक भी पकड़ता है, वो गौओं की सेवा पंचकब्जे का कार्य भी करता है, गौ रक्षक गुंडे हैं, गौओं की सेवा भी करता है। महाराज जी गौ रक्षक गुंडे हैं, जी ये हमें कहा गया था। सभी को प्रणाम। जी बोल रहा हूँ जी, हिमाचल से, बेसिकली भी दिल्ली में हूँ। मैं हिंदू समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ जी। जी और राणा जी से जुड़े हुए मेरे को करीबन 1 साल के करीब हो रहा है जी। राणा जी से मेरे आचार विचार, फोन पे बातचीत, फेसबुक के थ्रू जुड़े हुए मेरे को तकरीबन 1 साल हो गया जी। उनके सारे ही विचार, उनके ज्यादातर फेसबुक में हर चीज को बात करता रहता हूँ जी। वो गौ भक्त भी हैं और अच्छे इंसान हैं हर तरीके से। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा जी। उनके जो विचार फेसबुक पे आए, जैसे भी उनसे बहुत कुछ सीखा। वो एक बहुत ही महान इंसान है। ऐसे इंसान आज के टाइम में बहुत कम है। जी और अभी यति जी ने बात की कि बीजेपी वालों ने अभी थोड़े दिन पहले गौशाला उजाड़ी है कांगड़ा से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। जी ब्रह्मदास जी की, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। वो गौशाला मेरे घर से मात्र 12 किलोमीटर है जी। और वहां पे एक महात्मा की हत्या भी हुई है, जो पुलिस प्रशासन द्वारा। एक महाराज की, उनका सेवादार जी नाम था जी। वो हमारे ही यहाँ, जब मैं 8th या 9th में पढ़ता था, उस टाइम उनको महात्मा बनाया था ब्रह्मदास जी ने जी। महात्मा ब्रह्मदास जी जो हैं, वो सबसे पहले हमारे गांव शिवखड में ही आए थे जी, सन 92 में जी। और मैं उनको 92 से जानता हूँ जी, आज से नहीं, मैं उनको 92 से जानता हूँ। वो उनका स्वभाव इतना अच्छा है और इतने निर्मल है। संतों की वाणी तो अलग, मैं उनसे मतलब बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ जी। तो उन्होंने गौशाला चलाई। उनकी गौशाला में 147 लगभग गायें थी जी। जो बीजेपी सरकार ने, वो हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी हैं, उन्होंने गौशाला के नाम का चेक लिया, वो गौशाला तक नहीं पहुंचा। उसके लिए उसके खिलाफ महात्मा आवाज उठाई। तो उसको दबाने के लिए उन्होंने प्रशासन का जोर लगा के सारी गौशाला सारी गायें वहां से हटवा दी और एक महात्मा की निर्मम हत्या करी। और सभी जो भी वहां गौशाला के अंदर उस टाइम जो भी थे आदमी, एक हमारे आजाद जी थे, वो आजाद जी आजकल दिल्ली में गौशाला चला रहे हैं। सभी की पिटाई की बहुत बुरी तरीके से जी। उस पिटाई के दौरान एक महात्मा जी का देहांत हो गया और बीजेपी सरकार, और उन्होंने भी बीजेपी सरकार को हर तरीके से सपोर्ट करा जी। बीजेपी सरकार को लाने वाले हम सब हैं जी। हमने शुरू से ही बीजेपी सरकार का समर्थन करा है जी, आरएसएस का समर्थन करा है, क्योंकि ये हिंदूवादी थे सारे जी। लेकिन अब ये हमारे हिंदुओं के खिलाफ सारे काम कर रहे हैं जी। इन्होंने जो भी वादे करे, हिमाचल सरकार ने वादा करा था कि हम हर एक इसमें पंचायत में गौशाला खोलेंगे। आज तक कहीं भी गौशाला नहीं खुली थी, किसी भी पंचायत में नई गौशाला नहीं खुली है। और जो भी पुरानी गौशालाएं हैं उनको भी बंद करवाया जा रहा है। ये बस प्रशासन कहता कुछ है और करता कुछ है। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है जी। और सुरेंद्र राणा ने, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने लोगों को जागरूक करने की सोची। व्यापार मंडल के थ्रू भी जैसे भी करके उन्होंने जो वीडियो चलाया, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चलाया था, इसमें कोई वो नहीं थी। लेकिन उन्होंने
कुछ गुस्से में आके मारा अपने माननीय जयराम जी को गाली दे दी थी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी अगली वीडियो में, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनको बिना मतलब के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, जो भी हुआ उन्होंने अंदर कर दिया। हमारे भी प्रशासन से बात हुई, एसएचओ से बात हुई, डीसी से बात हुई, तो वो कहने लगे कि भैया हमारे को ऊपर से दबाव है। मैंने वहां फोन भी करवाया, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई जी। वो सब ये कह रहे थे कि भैया हमारे को ऊपर से दबाव है, हम इसलिए इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको ऊपर से दबाव है तो ऊपर बैठाए हुए आदमी भी तो हमारे थ्रू बैठाए हुए हैं ना जी। उनको वो कहीं ऊपर से तो पड़े नहीं, वो एलियन तो है नहीं जी कि वो ऊपर से टपक के जमीन पे आके, लेकिन वो हमारे ही बैठाए हुए हैं, हमारे ही बैठाए हुए, हमारे पे ही अब हमारे को ही तंग कर रहे हैं, तो इसका क्या हाल हो सकता है जी। मैं कहूँ कि जब ये आपने और हमने सरकार बनाई है और ये सरकार हमारे को ही काट रही है, तो हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? हम बीजेपी के पास नहीं जाए तो किसके पास जाएं? ये इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा जी हमारे को? या तो हमारा खुद खड़ा होना पड़ेगा, या तो हमारे को इस काम के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, हमको खुद सक्षम होना पड़ेगा लड़ने के लिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो इससे हम बहुत तंग आ चुके हैं जी बीजेपी सरकार से। इसी चक्कर में हमने हिमाचल के अंदर हिंदू समाज पार्टी का गठन करा था जी, और राणा जी को भी हमने उस पार्टी में महामंत्री का, युवा मोर्चा महामंत्री का पद मैंने ही दिया था। लेकिन वो कुछ टाइम बाद राणा जी कहने लगे कि भैया मैं बहुत संगठनों में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। हमने फिर भी उनसे कहा राणा जी आपके बहुत अच्छे विचार हैं, आप हमारे साथ रहो। तो फिर भी वो हमारे साथ जुड़े भी हुए थे किसी मन से, लेकिन वो कहते थे कि भैया मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, मैं आरएस से जुड़ा हूँ। मैंने उनसे कहा राणा जी हम भी बीजेपी, मैं भी बीजेपी की हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, आरएस की हर मीटिंग में जाता हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और हिमाचल और दिल्ली दोनों तरफ मेरा कारोबार है। तो मैं हिमाचल में तंग आके मैंने हिमाचल जाने का निर्णय करा था कि मैं हिमाचल में जाके सरकार की जो भी गतिविधियां चल रही है इनके बारे में आवाज उठाऊंगा। मैंने ये गतिविधियां दिल्ली में भी रखी, लेकिन इसका भी कोई परिणाम ढंग से नहीं निकला जी। मैंने गौशाला के बारे में यहाँ आरएस से भी बात करी जी, दिल्ली में बात करी, लेकिन उनका भी कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने यही कह दिया कि देखते हैं करते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ जी। महात्मा जी आज भी बेचारे वहाँ, आज भी 15-20 गाँव को लेके वहां पे फिर भी विराजमान है, लेकिन उनको तो वहां से भगा दिया था, मार पीट के वहां से भगा दिया था। उन्होंने 25 करोड़ का क्लेम कर रखा है। और हेलो सुनिए वो बात मैंने बता दी है, ठीक है। मैं मतलब उसमें एक बात जानने योग्य है कि उसमें उस समय जब पुलिस प्रशासन ने वहां पे हमला किया, मतलब जब उस भाई ने जब पेशेंट जो इलाज वो ठीक हुआ था। वैसा एक ये विषय है कि जो रामपाल जो महाराज जो है जो चल रहा है इनके बारे में, रामपाल बाबा, ये भाई साहब इस पे क्या है ना, हम सभी हिंदुओं भाइयों को ध्यान रखना है कि वैसा भी जो पुस्तक है और ये जो रामपाल के जो संघ वो चलती बैठक, तो वैसा इस पे क्या रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोग है ना हिंदू व्यक्तियों को, जो हिंदू धर्म वाले उनको एक अलग ही धर्म में ले जा रहे हैं। जैसे लेडीज मंगलसूत्र पहनती है, तो उन्होंने क्या करा है कि वो एक रामपाल का बाबा का फोटो लगा रखा छोटा सा, और पीछे एक नए भगवान को जन्म दे दिया, कबीर देव भगवान को। ये जो मंगलसूत्र पहनते हैं तो एक तरफ है ना रामपाल बाबा की फोटो लगा रखी है और दूसरी तरफ कबीर देव भगवान की फोटो लगा। आप अपना परिचय देंगे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? भाई साहब मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश इंदौर से। राहुल पांडे, बजरंग दल प्रखंड संयोजक। रामपाल के जो भक्तों ने हिंदू व्यक्तियों को टारगेट अधिक से ज्यादा कर रहे हैं कि जिससे ना एक अलग ही धर्म बनाया जाए, और उसमें भी क्या अधिक से बहुत सारी संख्या में ना हिंदू व्यक्ति और उनके परिवार वाले जुड़े हैं। मुद्दे की बात क्या है, आप बीच में कहाँ रहे? इन बजरंग दल वालों का, आरएसएस वालों का ये रोना है, ये हर जगह पे घुस जाएंगे और वहां पे मुद्दे से भटका देंगे लोगों को। यहाँ पे बात चल रही है हमारे भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है, और ये यहाँ पे तिलक और क्रिश्चियनिटी लेके बैठ गया। ठीक है, इनको इतनी सेंस तो है नहीं, कॉमन सेंस तो है नहीं है कि क्या कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए। ठीक है, खैर दिलीपन जी, मैं जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दिलीपन जी आपका मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद और आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपको नमन है कि आप वहां पे बैठ के हम भारत के हिंदुओं के हित की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो कि मतलब चंद लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं। अब आपका नाम कभी भविष्य में सनातन धर्म का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
आप पे आखिरी दिलीपन जी आखिरी मैं इस हमारी प्रेस मीट को समापन करूंगा।